जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है एचएएल और साफरान हेलीकॉप्टर्स को लेकर। दोस्तों, भारत के भविष्य के हेलीकॉप्टर्स को अब मिलने वाली है स्वदेशी इंजनों की ताकत। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एचएएल और साफरान हेलीकॉप्टर इंजन्स ने अरावली नाम के एक नए हेलीकॉप्टर इंजन प्रोग्राम के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। इस इंजन को सफल हेलीकॉप्टर इंजन के जरिए डेवलप किया जाएगा। इंजन की बात की जाए तो ये करीबन 3500 से 4000 SHP पावर क्लास का होगा, जिसका मतलब ये है कि ये भविष्य के हाई पावर हेलीकॉप्टर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है। और इवन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका इस्तेमाल हमारा जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH और डैक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होगा यानी कि DBMRH, उन पर भी किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की, क्योंकि भारत लंबे वक्त से इस तरीके के एरो इंजन टेक्नोलॉजी में हमेशा विदेशियों पर निर्भर रहा है। लेकिन अब एचएएल और साफरान की जो पार्टनरशिप है वो इसी दिशा में एक बड़ा स्टेप मानी जा सकती है। और यहाँ पर केवल इंजन ही डेवलप नहीं किया जाएगा, बल्कि डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और लाइफ साइकिल सपोर्ट, जिसका मतलब है कि पूरे इंजन इकोसिस्टम को डेवलप करने पर फोकस रहेगा। और अगर इस तरीके के इंजन भारत में बनने लगे तो इससे भारत में हाई पावर हेलीकॉप्टर प्रपोजन टेक्नोलॉजी और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और इन इंजनों का इस्तेमाल कई तरीके से और प्लेटफॉर्म्स में भी किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत रशिया के साथ R-37M मिसाइल को लेकर बातचीत कर रहा है। और ये जो R-37M मिसाइल है दोस्तों, ये स्पेशली दुश्मनों के अवाक्स, टैंकर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट्स को दूर से खत्म कर सकती है। R-37M ये एक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज है 400 किलोमीटर, लेकिन इसकी जो रियल कॉम्बैट रेंज है वो कंडीशंस पर भी निर्भर करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे 400 किलोमीटर की गारंटेड किल रेंज देती है। मिसाइल साइज में काफ़ी बड़ी है, हाई स्पीड पर चलती है और ये लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट क्षमता देती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई अब तो ये मिसाइल अगर हम ले लेंगे तो इससे हमारा Su-30MKI 300 से 400 किलोमीटर तक निशाना लगा सकता है और दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले एयरबोर्न टारगेट्स को खत्म कर सकता है। बट ये बात जितनी कहने में आसान लग रही है इतनी है नहीं, क्योंकि इस मिसाइल को Su-30MKI पे लगाना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि इसके लिए रडार, डेटा लिंक, टारगेटिंग इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और मिसाइल लॉन्च के बाद टारगेट अपडेट्स, इन सभी को सही तरीके से काम करना जरूरी होगा। और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह आता है कि जब भारत अपनी अस्त्र Mark 2 और Mark 3 जैसे प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है तो इस मिसाइल पर क्यों बातचीत हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि R-37 एक इमीडिएट कैपेबिलिटी या फिर स्टॉप गैप सॉल्यूशन हमें दे सकता है, जब तक कि भारत अपनी स्वदेशी मिसाइल टेक्नोलॉजी को मैच्योर ना कर ले। स्ट्रैटेजिक फायदा इसका ये होगा कि हम इसके जरिए दुश्मनों के अवाक्स और टैंकर्स को फ्रंट लाइन से दूर रहकर ही खत्म कर सकते हैं। और अगर दुश्मनों के ये हाई वैल्यू वाले टारगेट्स खत्म हुए तो दुश्मन की पूरी एयर ऑपरेशन की जो प्लानिंग है वो चेंज हो सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और बड़ी रिपोर्ट आ रही है दोस्तों कि रफाल फाइटर जेट जो है वो अब केवल विदेशी मिसाइलों पर डिपेंड नहीं रहेगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स रफाल फाइटर जेट्स पर भारत की स्वदेशी अस्त्र Mark 1 और Mark 2 मिसाइल को इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रही है। इवन कहा तो ये भी जा रहा है कि 2028 में ट्रायल्स भी किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इन मिसाइलों के इंटीग्रेशन में डासो एविएशन और थेल्स की टेक्निकल मदद भी ली जाएगी, यानी कि अस्त्र मिसाइल को रफाल के RBE-2 आइसर रडार और एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि केवल सीधे मिसाइल को फाइटर जेट पर नहीं लगाया जाएगा। इससे पहले कंप्यूटर सिमुलेशन और डिजिटल टेस्टिंग की जाएगी, जिसके बाद आपको मालूम है कि कैरेज ट्रायल्स होते हैं जहाँ रफाल केवल अस्त्र मिसाइल को लेकर उड़ान भरेगा। और कैरेज ट्रायल्स के बाद होते हैं कैपेटिव कैरी ट्रायल्स, जिसमें कि फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के रडार और सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेगी, लेकिन लॉन्च नहीं किया जाएगा। और सबसे आखिर में होता है लाइव फायर टेस्ट, जहां अस्त्र मिसाइल को रियल में फायर करके उसकी परफॉर्मेंस जांची जाएगी। और अगर ये इंटीग्रेशन सफल हो जाता है तो नो डाउट रफाल के पास इंपोर्टेड मीटियोर के अलावा स्वदेशी भारतीय BVR मिसाइल भी होगी। भारत यहाँ पर दोस्तों चाहता है कि हम अपने फाइटर जेट्स में अपने ही हथियार इंटीग्रेट करें, ताकि हम फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी को कम रख सके। इवन इस तरीके के प्रोजेक्ट से जो हमें टेक्निकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा, उसका इस्तेमाल हम भविष्य में रफाल मरीन जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी कर सकते हैं। फिलहाल इस बारे में भी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक बड़ा सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भैया तेजस Mark 2 उड़ान कब भरेगा, लेकिन अब इसे लेकर एक ज़्यादा डिटेल रोड मैप भी सामने आ गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एचएएल का टारगेट है कि तेजस Mark 2 का पहला प्रोटोटाइप मार्च से जुलाई 2027 के बीच पहली उड़ान भरने का। और इवन बताया जा रहा है कि पहली उड़ान के बाद तुरंत कोई वेपन टेस्टिंग नहीं होगी। और इवन तेजस Mark 2 के डेवलपमेंट के लिए टोटल 4 प्रोटोटाइप तैयार करने की योजना बताई गई है। पहला और दूसरा जो प्रोटोटाइप होगा वो मेनली एयरक्राफ्ट की बेसिक फ्लाइट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा, जिसमें कि एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी, फ्लाइट कंट्रोल, सेफ्टी और फाइटर जेट की अलग अलग
फ्लाइट लिमिट्स को टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद जो तीसरा और चौथा प्रोटोटाइप होगा वो ज़्यादा एडवांस टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हथियारों का जो ट्रायल्स है वो करीबन 2030 से शुरू हो सकता है। तेजस मार्क 2 में 11 वेपन स्टेशन और लगभग 6.5 टन तक की पेलोड क्षमता की बात भी सामने आई है, जिसका मतलब ये है कि यह फाइटर जेट तेजस मार्क 1 से काफ़ी ज़्यादा हैवी और सक्षम फाइटर जेट होगा। सबसे बड़ा टारगेट रखा गया है कि 2031 के आसपास इसका प्रोडक्शन क्लियरेंस का होना। सवाल अब यहीं पे खड़ा होता है, अगर पहली फ्लाइट 2027 में होती है और प्रोडक्शन क्लियरेंस 2031 में मिलती है तो फिर इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेशनल स्क्वाड्रन्स कब मिलेंगी? तो ऐसे में कुछ पॉसिबिलिटीज सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि ऑपरेशनल तेजस मार्क 2 स्क्वाड्रन 2030 के मिड में दिखाई दे सकता है। तब तक इंडियन एयरफोर्स को अपने पुराने जागुआर, मिराज और MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल ही करना होगा। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले तो हमारा तेजस मार्क 1 तेजी से इंडक्शन में आए और जो हमारे मौजूदा फाइटर जेट्स हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाए। तो कुल मिलाकर दोस्तों तेजस मार्क 2 का जो रोड मैप है वो बताता है कि ये प्रोग्राम पूरा स्टेप बाय स्टेप है। लेट्स सी HAL इस अचीवमेंट को हासिल कर पाता है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टाइमलाइन से पीछे चलने की आदत रही है इनकी। दोस्तों एमका को लेकर DRDO ने पहली बार इसके मल्टी रेयर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ी बात कही है, जिसका मतलब ये है कि एमका को स्टेल्थ बनाने का राज केवल उसका शेप नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टेल्थ फाइटर जेट का मकसद बिल्कुल ये नहीं होता कि रडार से ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। स्टेल्थ फाइटर जेट का मकसद होता है कि दुश्मन के रडार को फाइटर जेट की पहचान और एग्जैक्ट पोजीशन डिटेक्ट करना मुश्किल बनाना। इसीलिए एमका फाइटर जेट में स्पेशल रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर DRDO ने कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजीज शामिल करने की बात कही है, जिसमें कि पहला है मोनोलिथिक रडार एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर, जिसमें कि रडार एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज सीधे फाइटर जेट के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में इंटीग्रेट की जाती है। दूसरा है केवलर बेस्ड RAS, जो कि स्ट्रेंथ और रडार एब्जॉर्प्शन दोनों में मदद करता है। तीसरा है कार्बन फाइबर फॉर्म RAS। इसके अलावा एमका में रडार एब्जॉर्बिंग पेंट भी होगा और पांचवी टेक्नोलॉजी होगी इसमें इलास्टोमेरिक RAS। ये फ्लेक्सिबल मटेरियल एयरक्राफ्ट के कॉम्प्लेक्स एरियाज, जॉइंट्स और पैनल इंटरफेसेस में इस्तेमाल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात पता क्या है यहाँ पर, वो ये कि स्टेल्थ किसी एक टेक्नोलॉजी का नाम नहीं होता है। एयरक्राफ्ट की शेप, सरफेस अलाइनमेंट, उसका इंटरनल वेपन बे, रडार एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर और कोटिंग्स, इन सभी को मिलाकर लो ऑब्जर्वर डिज़ाइन तैयार किया जाता है। यानी कि दोस्तों एमका फाइटर जेट का स्टेल्थ एक ही तरह की मल्टी लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम होगी। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बाहरी शेप पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि भारत एयरफ्रेम के अंदर और सरफेस मटेरियल्स तक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। हालांकि चैलेंजेस भी यहाँ पर आएंगे सामने। इन टेक्नोलॉजीज़ को बड़े स्केल पर रिलायबल, लाइट वेट और मेंटेनेबल भी बनाना होगा। और भारत अगर इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है तो एमका सिर्फ एक नया फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि ये भारत के स्टेल्थ मटेरियल टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल जंप हो सकता है। दोस्तों कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट आई हैं सामने, मैं भी इस बात की पुष्टि नहीं करता, जिसमें कहा जा रहा है कि LOC के पास पाकिस्तान टर्किश TB2 ड्रोन उड़ा रहा है। TB2 जो कि एक मेल अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये लंबे समय तक एरिया के ऊपर रहकर सर्विलेंस कर सकता है। इसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स दिए गए हैं, जो कि रात और दिन दोनों कंडीशंस पर जमीन की गतिविधियों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि LOC जैसे डिफिकल्ट टेरेंस में TB2 पाकिस्तान को लगातार एरियल सर्विलेंस क्षमता दे सकता है। और इवन दोस्तों TB2 सिर्फ कैमरा लेकर नहीं उड़ता, ये एक हथियारबंद प्लेटफॉर्म है। अपने साथ ये प्रिसीजन गाइडेड हथियार भी कैरी करता है, यानी कि सर्विलेंस मिशन के साथ साथ स्ट्राइक भी कर सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस तरीके की फ्लाइट से पाकिस्तान भारत के रडार सिस्टम की फ्रिक्वेंसीज, डिटेक्शन थ्रेशोल्ड और ब्लाइंड स्पॉट्स को भी मैप कर सकता है। फिलहाल ये दावे कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस तरीके की जो भी खबरें आती हैं उसके लिए ऑफिशियल कंफर्मेशन आना ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों चैलेंज तो है ये। हालांकि इस तरह की खबर को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता और इसे हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत ने अब प्राइवेट सेक्टर की जो डिफेंस कंपनियां हैं उन्हें अब मिसाइल प्रोग्राम में शामिल करने की योजना बनाई है, जिसके तहत वो DRDO की मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकती है। इवन DRDO इन कंपनियों को कन्वेंशनल मिसाइल की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देगा। फिलहाल जो अपडेट आई है उसमें बताया जा रहा है कि भारत का फोकस दो इंपॉर्टेंट हथियारों पर है। पहला है 1000 से 1500 किलोमीटर क्लास की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल पर। दूसरा फोकस है 150 से 500 किलोमीटर रेंज वाली परलैक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल पर। मतलब भारत लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक हथियार की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा ये भी खबर आई है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 जैसे मिसाइल के प्रोडक्शन में भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में केवल आपके पास एडवांस मिसाइलें होना काफ़ी नहीं है, बल्कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि चाइना के पास है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन आपके पास लिमिटेड रहेगा, हथियार भले ही कितना एडवांस हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में मिसाइल के जो स्टॉक पाइल्स है वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। अगर ऐसे में मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज, DPSUs और हज़ारों
जो सप्लायर्स हैं वो मिलकर प्रोडक्शन करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। और इसका फ़ायदा केवल मिसाइलों तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, बाकायदा इससे भारतीय डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में नए सप्लायर्स, कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज भी डेवलप होगी। यानी कि DRDO का फोकस टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर रहेगा और प्राइवेट इंडस्ट्री का काम होगा इनका बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करना। यानी कि दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस तरीके की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को तैयार करने का मतलब पता क्या है, कि ज़रूरत पड़ने पर हज़ारों सिस्टम्स को तेज़ी से प्रोड्यूस किया जा सकेगा। तो फिलहाल इतने देखिए टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको किसी सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।